नमस्कार। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है जो एक ढाल की तरह उनकी रक्षा करते हैं। पर कभी सोचा है कि सरकार को देश कैसे चलाना है, इसके लिए उसे रास्ता कौन दिखाता है? बस यहीं पर आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी विषय है और आज हम इसे इतने सरल और यादगार तरीके से समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये सिद्धांत सरकार के लिए गाइड की तरह कैसे हैं। फिर संविधान का कल्याणकारी लक्ष्य क्या है, मौलिक अधिकारों और इन सिद्धांतों में क्या फर्क है, और हाँ, सबसे जरूरी, हम इनसे जुड़े आर्टिकल्स को याद करने की कुछ बहुत ही आसान ट्रिक्स भी सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर इन निदेशक तत्वों का मूल विचार है क्या? ये सरकार के लिए एक दिशा निर्देश की तरह कैसे काम करते हैं? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक तुलना। सोचकर देखिए, जहां मौलिक अधिकार हम नागरिकों के लिए एक ढाल है जो हमें राज्य की मनमानी से बचाते हैं, वहीं ये निदेशक तत्व सरकार के हाथ में एक नक्शा या एक ब्लूप्रिंट है जो उसे बताते हैं कि एक अच्छा, एक लोक कल्याणकारी शासन कैसे चलाना है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये सरकार के लिए एक गाइडबुक जैसे हैं, पर ये संविधान में है कहाँ और इनका असली मकसद क्या है? आइए देखते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हर एस्पिरेंट को एकदम पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। ये निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ये विचार हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है और इन सब का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है भारत को एक वेलफेयर स्टेट यानी एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात आती है, ये गैर न्यायोचित है, मतलब नॉन जस्टिसेबल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सरकार इन निर्देशों को लागू नहीं करती तो आप उन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान बनाने वालों को पता था कि सरकार के पास इतने संसाधन, इतना पैसा नहीं है कि वो इन सभी ऊंचे आदर्शों को तुरंत लागू कर सके। तो फिर सवाल यह है कि इन्हें रखा ही क्यों गया। दरअसल हमारे संविधान निर्माता जैसे BN राव और तेज बहादुर सप्रू समिति, ये सब लोग भविष्य के भारत का एक सपना देख रहे थे। उनका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को न्याय और बराबरी का हक मिले। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो मेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच का संबंध और उनका अंतर। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये जो टेबल है ये सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर देगी। देखिए, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नेगेटिव है, मतलब वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। वहीं निदेशक तत्व पॉजिटिव हैं, वो राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं। एक को आप कोर्ट से लागू करवा सकते हैं, दूसरे को नहीं। एक कानूनी बंधन है तो दूसरा बस एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। और इस एक लाइन में इन दोनों का पूरा सार छिपा है कि मौलिक अधिकार साधन है और निदेशक तत्व लक्ष्य हैं। मतलब हम अधिकारों का इस्तेमाल करके उन लक्ष्यों तक पहुंचते हैं जो इन सिद्धांतों में लिखे गए हैं। बहुत ही सुंदर बात है ये। और अब वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है, आर्टिकल्स कैसे याद करें? चलिए, अनुच्छेद 36 से 51 तक को याद करने की कुछ बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक्स देखते हैं। शुरुआत करते हैं फाउंडेशनल आर्टिकल्स से। आर्टिकल 36 तो बस राज्य की परिभाषा बताता है, मतलब ये निर्देश किस पर लागू होंगे। और आर्टिकल 37 ये साफ करता है कि भले ही ये कोर्ट में लागू ना हो, पर ये देश चलाने के लिए मौलिक हैं, फंडामेंटल हैं। अब आगे के आर्टिकल्स को समझने में आसानी हो, इसके लिए इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है समाजवादी सिद्धांत। ये वो सिद्धांत हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जोर देते हैं। इन सभी समाजवादी सिद्धांतों को याद रखने के लिए बस एक लाइन दिमाग में बिठा लीजिए, 38 से 43B तक सामाजिक न्याय और मजदूर कल्याण। बस इसी में सब आ गया, जैसे आय की असमानता को कम करना, स्त्री और पुरुष के लिए समान काम का समान वेतन और मजदूरों का कल्याण। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है गांधीवादी सिद्धांतों की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनमें हमें महात्मा गांधी के विचार और उनके सपने दिखते हैं। इससे याद रखने की लाइन तो और भी आसान है। गांधी का मतलब गांव,
गरीब, गाय और शराबबंदी। देखिए, गांव से ग्राम पंचायत, गरीब के उत्थान की बात, गाय से पशुओं के वध पर रोक और शराबबंदी से नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, सब याद हो गया। और हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी है उदार बौद्धिक सिद्धांतों की, जिसमें मॉडर्न, लॉजिकल और इंटरनेशनल सोच झलकती है। इनका की फ्रेज है एजुकेशन, एनवायरनमेंट और वर्ल्ड पीस। इसी से आपको सब याद आ जाएगा, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, बच्चों के लिए शिक्षा, पर्यावरण की रक्षा, स्मारकों का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 44 की ट्रिक तो सबसे मजेदार है। नंबर देखिए, 4 और 4 दोनों यूनिफॉर्म हैं, एक जैसे हैं। तो इससे याद रखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 50, बस सोचिए 50-50, मतलब शक्तियों का 50-50 बंटवारा किसके बीच? जुडिशरी यानी न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के बीच। तो सवाल फिर वही है कि अगर ये लागू ही नहीं हो सकते, तो फिर इन्हें शासन की आत्मा, द सोल ऑफ गवर्नेंस, क्यों कहते हैं? चलिए समझते हैं। चलिए, जो भी हमने पढ़ा है उसे एक बार इस छोटी सी कविता से रिवाइज कर लेते हैं। 36-37 दिशा बताते हैं, 38-43 न्याय दिलाते हैं, 40-48 गांधी सिखाते हैं, 44-51 दुनिया से जोड़ते हैं। देखिए, इस एक कविता से पूरा वर्गीकरण याद हो गया। तो एग्जाम के लिए क्या बातें गांठ बांध लेनी है? पहली, ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं होते। दूसरी, लेकिन ये शासन के लिए मूलभूत हैं। तीसरी, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इन दोनों, मतलब मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच एक बैलेंस, एक सामंजस्य बनाने की बात कही है। और चौथी, ये किसी भी सरकार के काम को मापने का एक पैमाना है। तो चलिए, अब आखिर में ये समझते हैं कि इन सिद्धांतों का हमारे भारत के लिए असली मतलब क्या है। सच तो ये है कि निदेशक तत्व सिर्फ संविधान की किताब में लिखे कुछ नियम नहीं हैं। ये हमारे देश की आत्मा की आवाज़ हैं। ये वो आईना है जो हमें दिखाता है कि हमें कैसा देश बनना है। ये एक ऐसे कल्याणकारी भारत का सपना है जिसे सच करना हर आने वाली सरकार का एक परम कर्तव्य है।